15 करोड़ से अधिक वोट अ, उत्तर प्रदेश में थे और उसमें से आप 2 करोड़ के करीब वोट एकाएक काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, पैदा कुछ हुए नहीं। कि केरल में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई है, यानी कि आदेश वहीं से जारी हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद हो, चाहे वैसी मस्जिद हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, इसी से तो दुकान चल रही है। अगर इस पे बोलेंगे, इसको बंद करेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। तो आजकल तो मस्खरी चल रही है, चाहे वो अमेरिका का ट्रंप हो और चाहे भारत का चुनाव आयोग हो, चाहे भारत के दूसरे लोग हों, यहाँ तो मस्खरी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 15.5 करोड़ के करीब मतदाता हुआ करते थे, लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, फाइनल लिस्ट आ गई है, 2 करोड़ से ज्यादा नाम कट गए हैं। अब इन कटे हुए नामों को लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा शुरू हो गया है। ताजा ताजा जानकारी निकलकर जो सामने आई है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और उस पर प्रतिक्रिया जानेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका, आपके दर्शकों का। सर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बिहार में हंगामा हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हंगामा हुआ और अब उत्तर प्रदेश की फाइनल लिस्ट आ गई है। बताया ये जा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, निकाल के बाहर कर दिए गए हैं। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में रही है। अब 2 करोड़ नाम का हटना अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि कहा जा रहा है 13 करोड़ 39 लाख के करीब अब वोटर्स हैं। तो इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा का हटना अपने आप में चुनाव पर कितना असर डाल सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, आपने कहा कि एसआईआर का मुद्दा विवादों में रहा पहले बिहार में, तो बिहार का रिजल्ट आप देख लीजिए। उसके बाद वेस्ट बंगाल में चल रहा है और वहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो वहाँ का हाल देख लीजिए। अभी यही हाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होगा और ये तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वोट काटे गए हैं, पीछे भी इस पे हंगामा हुआ था कि आपको टाइम बहुत कम दिया गया था, कागज पूरे नहीं आए, बीएलओ नहीं जा रहे हैं। कुछ बीएलओ ने सुसाइड भी किया था, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया था, कुछ ने मना कर दिया था, काम प्रेशर बहुत था। ऐसे में आप 15 करोड़ से अधिक वोट अ, उत्तर प्रदेश में थे और उसमें से आप 2 करोड़ के करीब वोट एकाएक काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब मरने वालों की संख्या ज्यादा है, पैदा कुछ हुए नहीं। यहाँ वोटर की संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? एक तो हमें ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। सरकार यहाँ पे क्या है कि अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, चुनाव आयोग का तो अलग ही मामला चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, चुनाव आयोग तो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, चाहे कोई प्रशासनिक व्यक्ति नौकरशाह हो, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो किसी को भी, वो एक सांसद को कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से, और एक जो है अधिकारी को डांट रहे हैं। जो अधिकारी 25 साल से सर्विस में है उसको डांट रहे हैं आपको, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उसका हाव भाव देख के पहचान लेते हैं? क्या आप उसकी जाति देख के पहचान ले रहे हैं? या आपकी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको कि ये सही काम कर रहा है, इसको तत्काल हटाया जाए? तो ये सारी चीजें जो चुनाव आयोग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भी वही चीज है। ये कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा पहले दिल्ली में वोट किस प्रकार से काटे गए, हरियाणा में कैसे काटे गए, महाराष्ट्र में कैसे काटे, वो सेम पैटर्न चलते हुए आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कि एजेंसियों को टाइट करो, एजेंसी को प्रभाव में लो और एजेंसियों से काम कराओ। पहले दूसरी एजेंसियां काम करती थी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। अ, अब जो है चुनाव आयोग भी उन्हीं की एजेंसी बन गई है और चुनाव आयोग उन्हीं के इशारे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि केरल में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई है, यानी कि आदेश वहीं से जारी हो रहे हैं। मोहर लगा दिए, जाइए आप जारी कर दीजिए। और इलेक्शन कमीशन के इतने अनपढ़ लोग हैं कि वो देखते भी नहीं है और जारी कर देते हैं कागज। इतनी जल्दी है, उनके लेट ना हो जाए, साहब ने कहा जल्दी ले लो। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब तो खुलेआम चुनाव आयोग की हो गई है
ज्ञानेश कुमार जी को लगने लगा है कि शायद मोदी जी नंबर 1 पे हैं, या शायद उनको भी नंबर 2 को मानने लगे हैं वो। अब वो खुद ही अपने आप को जो है उसी श्रेणी में ला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद वो भी नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बताने लगे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्योंकि अब तो उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। वो तो किसी भी जनप्रतिनिधि हो, कोई नौकरशाह हो, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे कोई दूसरा अधिकारी हो, उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। वो खुद वो दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने आज तक कुछ ऐसा किया नहीं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप चीजों को समझेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है और ये चीजें होती रही हैं। पिछली सरकारें कोई दूध की धुली हुई नहीं है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि कांग्रेस सरकार में भी इस तरह की चीजें हुई। कांग्रेस सरकार ने भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायर होने के बाद में पार्टी में शामिल किया, उनको मंत्री तक बनाया। तो कांग्रेस ने इसीलिए मंत्री बनाया होगा कि वो कुछ न कुछ जो है कांग्रेस की हेल्प की होगी, कांग्रेस की मदद पर्दे के पीछे की होगी। लेकिन वो इस तरह पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई, इस तरह से हंगामा नहीं हुआ, इस तरह से उनके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया, इस तरह से विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाए जिस तरह से आज विपक्ष लगा रहा है। आप देखिए कि 193 सांसद आपके खिलाफ महाभियोग लाते हैं। 193 सांसद कितनी बड़ी संख्या होती है। और जो है हमारे महाराज जी जो है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जी कह देते हैं कि नहीं नहीं, कोई नोटिस स्वीकार नहीं होगा, कोई महाभियोग नहीं चलेगा। हो गया, दो लोगों ने कह दिया, हो गया। और यहाँ कितने करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं 193 सांसद, उनका क्या हुआ? उनकी भावनाओं का क्या हुआ? उस जनता का क्या हुआ? कितने लोग चाहते हैं कि ज्ञानेश जी बने रहें? उन लोगों की संख्या कितनी है? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि हो क्या रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये चीजें पहले भी होती रही, लेकिन आटे में नमक जितना चलता है। आप तो खुलेआम नंगई पे उतर आए हैं, खुलेआम चीजों को कर रहे हैं। आप रात को वोट बढ़ा दे रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना हम कहाँ हर जगह में घुसेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक माननीय जस्टिस ने कहा है, खुलेआम टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग पे अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग की गरिमा गिरेगी। जहां हमारा चुनाव आयोग दुनिया में जाना जाता था कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां पे हम इस तरह के चुनाव करते हैं, वहां पे लोग बुलाते थे चुनाव आयोग के लोगों को, चुनाव आयोग को उनके देश में जाके बताना पड़ता था हम कैसे करते थे। जहां हमारी इतनी अच्छी साख चुनाव आयोग की बनी थी, हमारी साख गिर गई है। तो हमारी हमारी दुनिया में साख क्या रह जाएगी? नहीं, तो जिस साख तो तरह सर ये हो गया है ना। अभी हम चुनाव आयोग की हरकत देख नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे के करीब हो गए। एक वीडियो वायरल हुए पश्चिम बंगाल में। वहां पर हुमायूं कबीर नाम का एक जो है विस्फोटक राजनीतिक बम फटता है और उनकी तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ है वो कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में। अब 1000 करोड़ की डील हुई है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं ये तो एआई वीडियो है, टीएमसी आरोप लगा रही है, सबूत के तौर पर वो वीडियो सामने है। मैंने देखा नहीं कि कोई भी एक्शन होता हुआ, कोई भी नोटिस जारी होता हुआ। आचार संहिता चल रही है। अगर इस तरह की कोई डील हुई है और चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है तो चुनाव आयोग का एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? चुनाव आयोग तो यहां पर ट्वीट कर रहा है टीएमसी को लेकर कि दो टूक सुन लीजिए, इस बार तो निष्पक्ष चुनाव होकर रहेगा। तो दो टूक यहां क्यों नहीं सुनाई दे रही है? अब नोटिस जारी नहीं हो रहा है। अब उन लोगों के जो उम्मीदवारी है उसको क्या खारिज किया जाएगा इस 1000 करोड़ की डील के मद्देनजर जो आरोप लग रहे हैं? देखना तो दिलचस्प रहेगा ना सर। भारतीय जनता पार्टी की जैसे बी टीम बन गई है या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था बन गई है चुनाव आयोग, ऐसा प्रतीत होता है। यही चुनाव आयोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरोप लगाते हैं आसाम के मुख्यमंत्री पे, इस तरह की चीजें करते हैं, सारे सबूत रखते हैं। उल्टा क्या करते हैं, जो आज आसाम की पुलिस चुनाव आयोग के अंडर में है, वो पुलिस उस प्रवक्ता को ढूंढने पूरे भारत में निकल लेती है और मुख्यमंत्री जी को सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गलत तथ्य पेश किए हैं अपने
पर्चे में जो उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, जो उम्मीदवारी दाखिल की है, उसमें गलत जानकारी दी है, उसको चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए। जिस प्रकार से आपने कहा कि अब वो कबीर साहब हैं, जो बाबरी मस्जिद बनाने चले हैं, वहाँ पे अभी बननी है बाबरी मस्जिद, क्योंकि चुनाव तक तो लेट हो जाएगा मामला। और इस तरह का जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, देखिए हमें तो पहले ही शक है कि जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनाने की बात ऐसे माहौल में कर रहा है, तो उसका वो क्या संदेश देना चाहता है, उसका उसकी मानसिकता क्या है, उसकी क्या हैसियत है क्या इतनी बड़ी कि वो बाबरी मस्जिद बना देगा और बाबरी मस्जिद बन जाएगी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हाथों में सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बाबा बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, ऐसे में आप बाबरी मस्जिद बना लोगे। अब और यहाँ मोदी जी बाबरी ने एक मस्जिद बार बनने भी देंगे। जिक्र नहीं किया सर। एक चीज और हाँ, नोट करने वाली है, एक बार भी प्रधानमंत्री ने सारी बातों का जिक्र करते हैं, वो मंच पर खड़े होकर बड़े सधे तरीके से तंज कसते हैं, एक बार भी ये नहीं कहा कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। कहते नहीं तो नहीं बाबरी कहा। मस्जिद तो बाबरी मस्जिद बनने से फायदा उन्हीं को है ना, जितनी बाबरी मस्जिद बनेंगी वो फायदा होगा ना उनको, फिर वो इसलिए नहीं बोलेंगे उसके बारे में, क्योंकि बाबरी मस्जिद हो, चाहे वैसी मस्जिद हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, इसी से तो दुकान चल रही है। अगर इस पे बोलेंगे, इसको बंद करेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। बात ये है कि आप खाली टीएमसी के ऊपर फोकस किए हुए हो, बाकी तमाम चीजें आपने छोड़ दी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग की नंगई जिस प्रकार से चल रही है और चुनाव आयोग की बदनामी जिस प्रकार से हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ता दिखाई देता है। अगर चुनाव आयोग पे इस तरह से उंगली उठने लगेगी और चुनाव आयोग अपने साफ सुथरे चुनाव नहीं करा पाएगा, तो फिर क्या होगा? आज तक जवाब नहीं मिला है कि चुनाव खत्म होने के बाद में जो आपने आंकड़े जारी कर दिए, वो आंकड़े एकाएक कैसे बढ़ जाते हैं, रात को अगले दिन बढ़े हुए कैसे दिखते हैं वो? तो इसी सवाल का जवाब कुछ नहीं आया। जब कोई विपक्षी सवाल पूछता है, कोई पत्रकार सवाल पूछता है, तो उसके सवालों का जवाब ना देके उसको ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसको उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है। आप दूसरा रास्ता उसके साथ अपना रहे हैं, जिस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ एक लिमिट तक चलेगी और ये गड़बड़ मुझे लग रहा है कि बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब इस मामले में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लोगों का गुस्सा बाहर आ सकता है। जिस प्रकार का आचरण चुनाव आयोग का है, हमने देखा नहीं। देखिए इतिहास में दो नाम तो दर्ज हो गए, एक टीएन शेषन का और एक ज्ञानेश कुमार जी का। दोनों अपने अपने तरीके से इतिहास में जाने जाए। चुनाव हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पे दोनों अपने अपने नाम से जाने जाएंगे। अब किस लिए जाने जाएंगे, कैसे जाने जाएंगे, उसका गुणाभाग आप करते रहिए। मैंने तो बता दिया कि इतिहास में नाम दर्ज हो गया इनका। अब दुनिया भर के लोग जो है चुनाव आयुक्त बने होंगे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। कई ऐसे चुनाव आयुक्त हैं, आप भी नाम नहीं जानते होंगे उनका, लेकिन आप दो लोगों का नाम जरूर जानते होंगे, जिनका नाम है टीएन शेषन और ज्ञानेश कुमार। तो ये इतिहास में अमर हो गए हैं और ये अमर रहेंगे। देखिए अमर आप दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो कोई बहुत जबरदस्त भला काम आप करें और या फिर बुरा काम करें। ट्रम्प भी हो गए ना, ट्रम्प भी जो है इतिहास में अमर हो गए। अब कई सारे राष्ट्रपति आज तक बने होंगे अमेरिका के, तो वो इतने फेमस नहीं हुए जितने ट्रम्प साहब है। ट्रम्प को बच्चा बच्चा जानता है, ट्रम्प की मस्करी से बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो आजकल तो मस्करी चल रही है, चाहे वो अमेरिका का ट्रम्प हो और चाहे भारत का चुनाव आयोग हो, चाहे भारत के दूसरे लोग हों, यहाँ तो मस्करी चल रही है और हम मस्करी देख कर तालियां बजाई रहे हैं। जी। हम्म। अच्छा सर, अब क्योंकि एसआईआर का जिक्र हो रहा है, चुनाव आयोग का जिक्र हो रहा है, तो मैं उन लोगों के नाम भी लूंगा जो इस एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी जान गंवा बैठे। अब वाजिब तरीके से या ना वाजिब तरीके से उनकी जान चली गई, दबाव में चली गई, प्रेशर में चली गई, लेकिन वो 11 लोग जो है क्या याद रखे जाएंगे? क्या चुनाव आयोग को आज उन 11 लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए थे, जो लोगों ने उन्हीं की प्रक्रिया में सहयोग लेते लेते अपनी जान को गवा दिया? वो 11 लोग क्या भुला दिए जाएंगे? मतलब उन 11 लोगों की मौत से इस प्रदेश को कुछ सीख मिली या नहीं मिली? चुनाव आयोग ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि आप अगर चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो ये बेईमानी है।
चुनाव आयोग से कोई भी इस तरह की अपेक्षा करना आज की डेट में बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। चुनाव आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको अपना सिस्टम देखना है। हम जो अभी तक के चुनाव आयोग को जानते हैं वो ये है कि वो अपनी तैयारियां करके रखता है। उसको मालूम है कि 5 साल के बाद इलेक्शन फलाने प्रदेश में है, तो उससे पहले वो अपनी सारी सूची दुरुस्त कर लेता है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की चीजें हैं। आप एसआईआर की प्रक्रिया लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारी कमियां हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। क्या वो दिक्कतें दूर करने के लिए आपने कोई इस तरह का सिस्टम बनाया कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई हो, उसमें सरकार ने जो है लोगों के मशवरे लिए हों, या चुनाव आयोग भी इस कार्य को करता रहा है कि तमाम दलों के प्रतिनिधियों को वो दिल्ली में बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं। आप चुनाव के समय पे वो एसआईआर की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। चुनाव के समय आप बता रहे हैं कि हमारे पास एक डेडलाइन है। चुनाव के समय आप बता रहे हैं कि हमारे पास समय कम है। क्यों समय कम है और क्यों जरूरी है इसी चुनाव में लागू होना? 2024 का लोकसभा का चुनाव भी तो हुआ है। अगर कहीं दिक्कत, अब आप देखिए कि आज भी एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में तो पूरी हो नहीं पाई और बीच में चुनाव आ गया। तो आपको चुनाव कराना जरूरी है। देखिए, चुनाव की तो प्रक्रिया वो तो 5 साल बाद होगा, लेकिन आपको सर की प्रक्रिया अभी करनी है, बिना उसके काम नहीं होगा। ये कौन सा कानून है? और आप कहाँ वोट नहीं कर दी। करनी है ये भी है सर। हाँ, चुनाव तो वही मैं असम कह में रहा भी हूँ। था, असम में तो नहीं हुआ एसआईआर की प्रक्रिया, आपने वहां तो हाथ नहीं डाला। हाँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, वहाँ इसलिए नहीं हुआ। तो इसलिए है कि आप उस राज्य को भी छोड़ सकते हैं जहाँ इस तरह की चीजें हों, और या फिर आप करिए, भाई सरकार कहे कि भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन। देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की और सत्ताधारी दल की रही है कि किसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए और उसके बाद वहाँ चुनावी प्रक्रिया हो, तो उससे सत्ताधारी दल को फायदा हो सकता है। देखिए, राजनीतिक दल अपनी सरकारें बनाने के लिए शाम दाम दंड भेद करते हैं, हर रणनीति अपनाते हैं, हर पैंतरे अपनाते हैं। ये पहले भी होता रहा है। राजनीति आप कीजिए, लेकिन आप इस तरह से खुलेआम दबंगई और खुलेआम बेईमानी करेंगे, खुलेआम जनता को चिढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से अभी चुनाव आयोग काम कर रहा है, किसी भी एंगल से हमें सराहनीय नहीं लगता है। और इस पे जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं, जिस प्रकार से लोग आलोचना कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी देश की सर्वोच्च संस्था का अपमान है। और ये सोचना चाहिए मठाधीशों को कि कम से कम किसी संस्था का अपमान इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। संस्था किसी की नहीं है, देश की है। आप आज हैं, कल हट जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी कितने साल की गारंटी लेके आए हैं? मोदी जी का जो सपना है देश को विश्व गुरु बनाने का, 2051 का है उनका। तो क्या 2051 तक ज्ञानेश जी बने रहेंगे और विश्व गुरु बना के ही छोड़ेंगे भारत को? वो भी साथ साथ चुनाव आयोग को भी विश्व गुरु का सब जगह इलेक्शन कराने इन्हीं को बुलाया जाए, ऐसा करेंगे ये? क्योंकि जब ये करेंगे तो देश विश्व गुरु बन जाएगा इनके नेतृत्व में, तो इनको तो अमेरिका, फ्रांस, जापान सब बुलाएंगे, हमें भी विश्व गुरु बनना है, आइए आप हमारे यहाँ चुनाव कराइए। तो वहां भी जाएंगे क्या ये? तो सोचना चाहिए आपको कि आप सीमित समय के लिए आए हैं, लोग आपको कैसे याद करेंगे, इतिहास में आपका नाम किस प्रकार से दर्ज होगा। क्या ये सोचते नहीं है क्या इस चीज को? या अनिल मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं चंडीगढ़ वाले जो मसीह साहब थे, वो कहाँ है आजकल? उन्होंने तो बहुत अच्छे इलेक्शन कराए थे। तो चंडीगढ़ बेशर्मी में क्या आज, लोग हैं, जी जी, योगी आप सोचिए, सरेआम सरेआम कैमरे में उनकी चीजें बन रही हैं, और बेशर्मी देखिए उनकी, आप शर्म भी नहीं आती है इस प्रकार के लोगों को। तो क्या कहा जाए, बताइए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन शो को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।